बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। कल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एक हंगामी और अहम खुसूसी इजलास हुआ जिसका एलामिया हमारे प्रोग्राम के बाद जारी हुआ। इंतहाई अहमियत का हामिल ये एलामिया था मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में। और फिर आज जो कौमी सलामती कमेटी है उसका भी अहम इजलास हुआ है जिसमें अस्करी और सियासी क़यादत मौजूद थी। सर जोड़कर ये क़यादत बैठी रही। 4.25 घंटे तवील ये इजलास हुआ है जो कुछ ही देर पहले ख़त्म हुआ है। एलामिया का हम भी इंतज़ार हैं, लेकिन अब तक की जो रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं उसके मुताबिक जो कल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में मामला तय पाए उससे इत्तफ़ाक़ किया है सियासी क़यादत ने। अगर ये कहा जाए ख़ुलासे के तौर पर कि सियासी और अस्करी क़यादत 3 बुनियादी निकात के ऊपर मुत्तफ़िक़ है और उनको हाईलाइट कर रही है अपनी इन बैठकों में, तो उसमें सब सरे 9 मई के जो अफसोसनाक वाक़यात हैं उसके बाद की सूरत हाल, उन मुल्ज़मान तक पहुँचने की कोशिश, क़ानून को हरकत में लाना, आर्मी ऑफिशियल एक्ट या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, उसका इत्तलाक ये ज़ेर बहस है जिस पर इत्तफ़ाक़ राय किया जा रहा है। दूसरा अहम मसला जिस पर कल अस्करी क़यादत ने भी सर जोड़े और तशवीश का इजहार किया और आज सियासी क़यादत ने भी मुत्तफ़िक़ हुई, वो है जो सोशल मीडिया की वॉरफेयर जिसके ज़रिए अस्करी क़यादत को निशाना बनाया जाता है फ़ेक न्यूज़ की आड़ में, जो हमने हालिया चंद दिनों में भरपूर तरीके से देखा सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। और उसमें इस चीज़ पे ज़ोर दिया जाता है कि जो मुरव्वजा क़वानीन मौजूद हैं उनका इत्तलाक हो, जो ना होने के बराबर हमें दिखाई देता है। और तीसरी अहम तरीन बात जो मुझे भी लगी और आपने भी नोट की होगी, जो कौमी इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने की बात की जा रही है। कल की प्रेस रिलीज़ के एंड पे भी ये पैराग्राफ मौजूद था और आज जब दोनों क़यादतें मिल बैठी हैं तो उन्होंने भी इस बात पर इत्तफ़ाक़ राय किया कि कौमी इत्तफ़ाक़ राय पैदा किया जाए ताकि आवाम का एतमाद बहाल किया जाए। इस हंगाम सबसे अहम बात यह है कि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट हैं क्या, इनका इत्तलाक कैसे होगा, इस बारे में क्योंकि मुतज़ाद आरा सामने आ रही हैं तो हमारी आज की इस नशिस्त में कोशिश होगी कि इसे ज़रा आसान लफ्ज़ों में बयान किया जा सके। इसका इत्तलाक आम शहरियों पर होता है, नहीं होता, कैसे होता है और कार्रवाई कैसी होगी, क्या फिर स्पेशल फ़ौजी कोर्ट्स हैं वो तश्कील पाएंगी या नहीं। और दूसरी अहम ख़बर नाज़रीन ये है कि जो 9 मई में मुलव्वस अफराद थे यहाँ पंजाब में जिन्ना हाउस के ऊपर, तो निगरान हुकूमत भी बताती है, ज़िम्मेदार हल्के भी बताते हैं कि इसमें से 84 के करीब ऐसे अफराद हैं जिनकी नादरा डेटाबेस की मदद से मुकम्मल शनाख्त कर ली गई है। ज़िम्मेदार हल्के ये दावा करते हैं कि वो तमाम अफराद जो इन तोड़ फोड़ में मुलव्वस थे उन तक वो पहुँच चुके हैं, बहुत जल्द ये कानून की गिरफ्त में होंगे। तो आज इससे पहले इमरान खान साहब का भी रद्द-ए-अमल आ चुका है। वो आज़ादाना तहक़ीक़ात का मुतालबा करते हैं। पहले वो कह रहे थे कि मुझे गिरफ़्तार किया गया तो दोबारा ऐसे ही रद्द-ए-अमल होगा। अब वो कह रहे हैं कि हमारा इन लोगों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसके अलावा तौहीन पार्लियामेंट बिल भी आज मंजूर हुआ है, उस पर भी बात होगी। फवाद चौहद की रिहाई, फिर उन्होंने भागने की कोशिश की, फिर गिरफ्तारी और फिर उनको अब रिलीफ फाइनली मिल चुका है। महमूद मौलवी हैं तहरीक इंसाफ के, ये पीटीए को खुदा हाफिज़ कह गए हैं। कराची की सियासत में पीटीए के अंदर क्या हो रहा है, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में ये गुफ्तगू भी हो। शामी साहब, हमने आज ज़हमत दी है, मारूफ़ कानूनदान है जनाब इमरान मसूद साहब, तो वो क्योंकि स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं, नाज़रीन देख भी पाएंगे, तो उनका तारुफ मैंने कहा प्रोग्राम के आगाज़ में कर दूँ। और मुद्दा वही है कि ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है और आर्मी एक्ट है ये हैं क्या। इससे पहले मैं आगे चलूँ, पहले आपसे, कल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया, आज ये कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास, 3 निकात मैंने खुलासा बयान किया। आपको क्या समझ आई है कि रियासत और हुकूमत क्या चाह रही है, किस जानिब जाना चाह रही है? देखिए, जो ज़िम्मेदार हैं लोग जिन्होंने हमला किया है और जिनकी शनाख्त हो जाएगी या हो चुकी है या हो रही है, उनके ख़िलाफ़ तो कार्रवाई जो है बिल्कुल होनी चाहिए। और हमारी जो अपनी सिविल अदालतें हैं इंसदाद दहशत गर्दी की, वहाँ भी कार्रवाई हो सकती है। और अब आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी तो किस तरह होगी उस बारे में कुछ इख्तलाफ राय पाया जाता है। एक ख्याल ये है, लेकिन किसी भी कार्रवाई को ये देख ले, मेरा ख्याल ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो अपील का हक है वो तो साकत नहीं होगा, नहीं वो तो रहेगा, वो तो रहेगा। हाँ। लेकिन बुनियादी बात यह है कि इनको सज़ा मिले। अब एक तो ये है वो लोग जिन्होंने बिलफेल इन हरकतों का इर्तकाब किया है, और दूसरे वो हैं जो फिर मनसूबा साज हैं या जो अबैटर्स हैं, फैसिलिटेटर्स हैं, वो फिर एक लंबी कहानी है, उसमें मामला बहुत फैल सकता है। तो मेरा ख्याल ज़्यादा फैलाने की बजाय जो लोग सामने आ चुके हैं उन पर फ़िलहाल तो कार्रवाई करनी चाहिए।
अब वो कार्रवाई तो इस पे तो दो राय हो नहीं सकती। अब आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी या सिविल अदालतें जो हैं वो ये काम कर लेगी। जाहिर है कि एक बहुत घिनौने वाक़यात पेश आए हैं और उस पर कोई यानी दो राय भी नहीं है पाकिस्तान में, उन पे यानी उनकी मजम्मत भी हो रही है। अगरचे के इमरान खान साहब ने ये बात भी कही है कि ये जो एजेंसीज़ हैं उनके कारिंदों ने हरकतें की हैं, तो ये भी मेरा ख्याल है कि उन्होंने ज़रा थोड़ी गैर मोहतात बात की है। उनको पूरी जिम्मेदारी के साथ बात करनी चाहिए। वो एक बड़े स्टेक होल्डर हैं, बड़े लीडर हैं। एक एक लफ्ज़ जो है ना बड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए। तो जो अच्छा, और ये शाम साहब कथा कलाम, ये कोई मामूली वाक़या भी नहीं था, कोई सियासी भीड़चाल या सियासी कोई तसादुम वाली सूरत हाल इस पर ना पड़े इस बहस में। तो जिन लोगों की शनाख्त हो रही है उन पर उनको अपने खुद भी टटोलें, तहरीक इंसाफ पर भी लाजिम है वो उन लोगों को देखे, उनको शनाख्त करे, उन तक पहुँचे, क्योंकि कोई सियासी पार्टी जो है ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि दहशत गर्द जो हैं या दहशत गर्दी का इर्तकाब करने वाले या इस तरह की हरकतों का मंसूबा बनाने वाले उसकी सफ़ों में मौजूद रहें। तो ये एक और उसका दाखिली मसला भी है जिस पर काबू पाना चाहिए। लेकिन बहैसियत मजमूई मेरा ख्याल है कि अब मूड तो ये है कि उन लोगों तक हम पहुँचे। लेकिन इसके साथ ही साथ हमारे जो कोर कमांडर्स हैं उन्होंने भी ये बात की है, और आप पता नहीं कौमी सलामती कमेटी में भी ये बात हुई है तो कि या नहीं हुई है कि एक वसी तर कंसेंसस भी होना चाहिए। नहीं, ये दोनों जगहों पे बात हुई है। कल की जो आप मजलिस का जिक्र कर रहे हैं उसमें तो बड़े अहम जुमले भी थे। रैंक्स एंड फाइल्स जो हैं इदारे के, उनके यहाँ 9 मई के बाद जो गम और गुस्सा है वो बड़ा यकीनी था, जिसका इजहार भी उन्होंने किया। लेकिन जो आप बात फरमा रहे हैं उसमें ये जुमले लिखे गए कि कौमी इत्तेफाक राय पैदा किया जाए। इत्तेफाक राय जो है ना सिर्फ ये कहा गया बल्कि ये कहा गया कि उसके लिए पाक फौज विलिंग है, ख़्वाह है, चाहती है कि इस सिलसिले में जो भी उनकी वो ज़रूरियात हैं उनके साथ खड़े हैं। कौमी इत्तेफाक राय जो है जो बरसरे इख्तिदार जमाते हैं ना उनमें तो मौजूद है ऑलरेडी। कहाँ है? सिर्फ जो बरसरे इख्तिदार, अच्छा, बरसरे इख्तिदार, ठीक। अगर आप उन तक महदूद कर देंगे तो फिर तो बात नहीं बनेगी। कौमी इत्तेफाक राय का मतलब यह है कि इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ भी इसमें शामिल हो, तो उसके लिए भी बड़ी ठोस इकदाम करने की जरूरत है। मैं एडवोकेट साहब के पास जाने से पहले अभी निकले हैं उस मीटिंग को कवर करने के बाद हमारे नुमाइंदा खुसूसी जनाब जावेद हुसैन साहब, उनकी जानिब चलता हूँ। जावेद, इससे पहले कि हम अपने असल मौजू की जानिब आएँ, अभी ये मुलाकात कौमी सलामती कमेटी का इजलास ख़त्म हुआ 3.25 घंटे, तो जो कल का एलामिया था और आज जो कुछ तय हुआ उसमें कोई मुमासलत है? क्या नई हिकमत अमली आपको समझ आ रही है? देखें, जो कल खुसूसी इजलास हुआ कोर कमांडर का और आज की जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है, इसमें तकरीबन कमोबेश तकरीबन वही चीजें यहाँ पर दोहराई गई हैं और उनकी तौसीक की गई है उन फैसलों की जो कि कल कोर कमांडर इजलास में हुई थी। और इसमें बिलखसूस 9 मई के जो वाक़यात हुए हैं उनके महरिकात पर बात हुई है, उस पर जो खुफिया इदारों के सरबराहान हैं उन्होंने तफसीली ब्रीफिंग दी है, और खास तौर पर जो सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, चाहे वो बैरूनी अनासिर हों या अंदरूनी अनासिर हों, उनकी बेहतरी के लिए जो सोशल मीडिया या इंटरनेट से मुतालिक जो कवायद हैं उनको अप्लाई करने पर जोर दिया गया है। और साथ ही साथ जो माशी सूरत हाल है उसका भी जायजा लिया गया है। IMF से होने वाली जो डील है उससे मुतालिक भी वज़ीर खजाना ने ब्रीफ किया है, और इस सिलसिले में जो सियासी अदम इस्तेहकाम है उसकी भी बात हुई है कि उसको खत्म करने के लिए एक कौमी इत्तेफाक राय होना जरूरी है। और इसी हवाले से कल भी कोर कमांडर इजलास में जो उसका एलामिया जारी किया गया था उसमें भी बताया गया था कि कौमी इत्तेफाक राय जो है वो इस वक्त अशद जरूरत है उसकी, और इस पर जो शुरा है उन्होंने बात की है। और उस हवाले से ये इस अज़्म का इजहार किया गया है कि माशी सरगर्मियों की बहाली और जमहूरी अमल को मजबूत किया जाना चाहिए। इस पर जो शुरा उन्होंने जो इजहार ख्याल किया है, एलामिया जो है बाकायदा तौर पर जारी। बहुत शुक्रिया। इमरान खान साहब को भी इस सिलसिले में पेशकदमी करनी चाहिए और हुकूमती इत्तेहाद को भी। यानी ये गुस्से का वक्त नहीं है, ये अपनी खोल में बंद होने का वक्त नहीं है, ये अना का वक्त नहीं है, ये एक हाथ आगे बढ़ाने का वक्त है। और जो जिन लोगों ने ये इर्तिकाब किया है जुर्म का उनको सजा दें। आप ये दुरुस्त तजवीज़ करें, हमेशा आप यही उठाते रहें बात इस प्लेटफॉर्म से, लेकिन जिन हालात में हम पहुँच चुके वहाँ जबकि पकड़ धकड़ एक से बढ़ के दूसरा लीडर, तीसरा, चौथा अंदर है, ख़वातीन रहनुमा भी अंदर हैं, उस हंगाम तो ये तमाशाजी नहीं है, कैसे होंगे बात? अगर देखिए अब लोग रहा भी हो रहे हैं ना, अदालतों से रहा हो रहे हैं। हमारे ओरिया मकबूल जान जो है वो भी घर आ गए, यानी बड़ी अच्छी खबर है। अगरचे बड़े अफसरदा हैं,
अभी उनसे बात हुई है टेलीफोन पर मेरी, और इसी तरह शीरी मजारी को रहा कर दिया है अदालत। दोबारा उनकी बेटी ने ट्वीट किया कि दोबारा शायद उन्हें पकड़ा गया। अभी और इसी तरह स्टोरी हतमी तौर बात नहीं कर, फवाद चौधरी साहब भी रहा होगा। रिलीफ में देखिए, एक जुडिशल प्रोसेस भी जारी है, मगर सवाल ये है कि आप तवज्जो मरकूज कर दें सिर्फ उन लोगों तक जिन्होंने इन हरकतों का इर्तिकाब किया। ठीक, आ जाइए। इसे एक बात और सुन लें। बार बार लोग मुझसे पूछते हैं, मैं बार बार उसकी वजाहत करता हूं। ये जो इमरान खान साहब को जो ये रिलीफ मिला ना, कि जो मुकदमे दर्ज होने वाले हैं उनमें भी ना पकड़ा जाए, अब लोग कहते हैं ये बड़ी अनोखी बात हो गई है। ये बात अनोखी तो है, लेकिन पहली दफा नहीं हुई है। अच्छा, पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले भी ऐसा होता। कब? जुल्फ़िकार भुट्टो साहब के दौर में चौधरी ज़ोहरलाई साहब पर एक मुकदमे में बेल होती थी, दूसरे मुकदमे में पकड़ लेते थे, उसमें बेल होती थी, तीसरे में उन्हें भी पकड़ ऐसी सहूलत दी गई थी? उनको भी ये दी गई थी? हाँ, अच्छा। लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी जमानत मंजूर की। जिन मुकदमात में बेल हो चुकी है, दर्ज हो चुके हैं, उनमें भी, और जो दर्ज आइंदा होंगे अच्छा, उनमें भी। देखिए, जब आप इसका मतलब नज़ीर है मौजूद, नज़ीर मौजूद है, सिंध हाई कोर्ट की भी मौजूद है, लाहौर हाई कोर्ट की भी मौजूद है, और यहाँ तो जुल्फ़िकार भुट्टो साहब की अपनी पार्टी, उसके बागी वर्कर्स जो थे, उनको लाहौर हाई कोर्ट की जूरिसडिक्शन से बाहर रखने के लिए आजाद कश्मीर में ले जाके कैद कर दिया गया, जलाई कैंप में, ताकि हाई कोर्ट हदूद में ना से बाहर निकले। बिल्कुल ठीक। बात यह है, जब अदालतें 140 के करीब मुकदमात इमरान खान साहब पर कायम हो गए, उनमें से कई बेसरोपा है। जब आप इतनी बहुतात होती है, एक मुकदमा, फिर दूसरा मुकदमा, फिर तीसरा मुकदमा, या तो चाहिए था ना जो मुकदमात जिनमें कुछ सब्सटेंस है, जो कुछ ठोस किस्म के उनको टेकअप किया जाता, उनको आप टेकअप करते, उन पर फोकस करते, मालूम होता। तो जब आप बहुत फैलाव हुआ है और फिर गिरफ्तारी एक अदालत में जा रहे हैं, दूसरी में जा रहे हैं, तो फिर अदालतें बाज़ात ये इनिशिएटिव ले लेती हैं। ये अनहोनी नहीं है। ये नाज़रीन वाज़ेह है कि शामी साहब ने ये नुक्ता वाज़ेह कर दिया कि वो इस बात की दलील भी और नज़ीर भी फराहम करते हुए कहते हैं कि गैर मामूली सूरत हाल थी, ऐसे में गैर मामूली इक़दामात होते मिलना खुश आइंद है। देखिए, इससे जो निज़ाम अदल है ना, उन पे लोगों का एतमाद कायम रहता है, और ये बड़ी ज़रूरी बात है। जमहूरी मुल्कों में निज़ाम अदल पर एतमाद बहाल रहना चाहिए। आप देखें, हज़रत उमर जो थे वो बैठे, ज़लज़ला आ गया, जब ज़लज़ला आया तो चाबक उठाई और ज़मीन पे मारी और कहा थम जा। क्या उमर तुम्हारे ऊपर बैठा हुआ इंसाफ नहीं कर रहा लोगों के साथ? अगर उमर इंसाफ कर रहा है तो तुम क्यों फिर इस तरह हिल रही हो? थम जाओ। ये है इंसाफ की ताकत। तो आज भी मेरे पुराने कोलीग हैं मुमताज इकबाल मलिक बार बार मुझे फोन कर रहे थे। मैंने कहा ये बार बार मैं लोगों से तवज्जो दिलाता हूं। चलिए आज वजाहत होगी। इसलिए बुनियादी बात जो है, आप उन तक पहुंचे जो मुलव्वस है। हाँ, पहला टारगेट ये हो, उसको फैलाव ना करें। जनाब इमरान मसूद साहब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट माहिर कानून है, एक उम्र गुजारी है उन्होंने इस शोबे में, उनको हमने जहमत दी थी। हुजूर ये फरमाइए, ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट ये हैं क्या? इनका इस ख़ास सूरत हाल में जो 9 मई के बाद की, उस पर इत्तलाक होता है, नहीं होता, कैसे होगा, इबाम क्यों है? मेरी नज़र में तो इबाम कोई नहीं है। अच्छा, जो आर्मी एक्ट है उसके तहत 3 तरह के लोग हैं जिनको आर्मी एक्ट के तहत ट्राई किया जा सकता है। 3 तरह के? 3 तरह। पहले वो जो सोर्स अपना फोर्सेस के एम्प्लॉइज़ हैं। दूसरा वो लोग हो गए जो सिविलियन हैं लेकिन उन्होंने डिफेंस के हवाले से या फोर्सेस के साथ कोई काम किया है, जो भी कोई उनको काम किया है और वहाँ कोई प्रॉब्लम आ गई है। तीसरा वो उन्होंने नुकसान पहुँचाया फोर्सेस को, हाँ, कोई कमिटमेंट जो उन्होंने अपनी पूरी नहीं की, जो भी उन्होंने करना था। तीसरा वो सिविलियंस जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत जो ऑफेंस की डेफिनेशन है उसमें अगर फॉल करते हैं तो वो लोग जो हैं वो भी आर्मी एक्ट जो है उसके तहत। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है वो तो ये बताता है ना कि यानी एक राजदारी का कानून है, यानी जो राज है कौमी उनकी हिफाजत करनी चाहिए। ये आर्मी एक्ट से कैसे मिल जाता है? वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है वो ऑफेंस को डिफाइन करता है कि अगर उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन यहाँ पे जो रिलेटेड है इस पर्टिनेंट केस में जी हाँ, वो ये है कि अगर आप किसी प्रोहिबिटेड एरिया में जाते हैं सही, या प्रोहिबिटेड एरिया की फोटोग्राफी करते हैं, दफाई नुक्ता नजर से जो ममनुआ इलाका जो प्रोहिबिटेड है, तो अब वो चूंकि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जो ऑफेंस है उसकी डेफिनेशन में आप फॉल कर गए। जब वहां पे फॉल कर गए तो फिर आप आर्मी एक्ट के एक तो ये आप तस्वीर बनाने जाते हैं या वहां आप दखलदार माकूलात करते हैं
ایک دوسرا یہ کہ آپ حملہ کرنے جاتے ہیں. ہاں یہی ہے نا جو پروہیبٹڈ ایریا میں آپ یہاں تو اس سے بھی سنگین صورتحال ہے. آپ پروہیبٹڈ ایریا میں خالی چلے جائیں وہ بھی اوفینس ہے. یہاں پہ تو آپ جو ہے وہ اپنا پراپرٹی کو نقصان پہنچانے کے لیے یا پہ اٹیک ہے یا جو بھی. تو حکومت کو چاہیے کہ یہ جو دفعات ہیں نا وہ مشتہر کرے, ان کو لوگوں تک پہنچائے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو. عمران صاحب نے بڑا آسانی سے کنوے کہ کیا یہ کیا یعنی کون سی وائلیشنز ہیں جس کے نتیجے میں وہ آرمی ایکٹ کے انڈر ٹرائل ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک, بالکل یہ لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے. ایک میں یہاں پہ ناظرین بڑی اہم یہ ڈیبیٹ جاری ہے, لیکن ایک بریک مجھے لینا پڑ رہی ہے یہاں پر. بریک کا وقت آن پہنچا ہے. بریک کے بعد اس گفتگو کو آگے جاری رکھتے ہیں. عمران مسعود صاحب تشریف رکھتے ہیں اسٹوڈیوز میں. تو دیکھ چکے اب وزیر اعظم بھی مخاطب تھے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس سے, اور وہی باتیں جس کا ہم نے خلاصہ بیان کیا. فوج کے ساتھ کھڑے ہیں اور جو ذمہ داران ان کے خلاف سختی سے کارروائی کرنے کا عزم انہوں نے کیا ہے. اس سلسلے میں بات ہو رہی تھی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی اور آرمی ایکٹ کی. نگران حکومت نے جب سے یہ فیصلہ ہوا پنجاب میں, انہوں نے شرپسندوں کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی کی آج منظوری دے دی تھی. اور فوری سماعت کے لیے کیا پھر فوجی عدالتیں بھی اب تشکیل ہوں گی, اس کے اوپر ہم بات کر رہے تھے. جناب عمران مسعود صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ماہر قانون تشریف رکھتے تھے, ان کی بات ادھوری رہ گئی, ہمیں ایک بریک لینی پڑ گئی. یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ جو ہے ہاں جی 1923 میں منظور ہوا تھا. ٹھیک. اور انڈیا میں بھی اور پاکستان میں بھی یہ نافذ ہے. کچھ ترامیم ہوتی رہی اس میں, وہ تو 1952 والے آرمی ایکٹ میں بھی ہوئی نا جی. اور اس کے مطابق اگر کوئی شخص فوج سے متعلق کوئی خفیہ معلومات فراہم کرتا ہے کسی کو, تو اس کو آرمی ایکٹ کے تحت اس کا ٹرائل ہو سکتا ہے. جیسے آپ کو پتا ہے وہ ادریس خٹک کا بھی ہوا تھا, ٹھیک ہے نا. اور اب اس میں ایف آئی آر درج ہوتی ہے, پھر سیشن کورٹ میں مقدمہ جاتا ہے, اور پھر وہاں سے وہ ملٹری کورٹ میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے. کیوں جی ایسا ہی. ٹھیک. تو یہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں ان کو اگر دیکھا جائے, اور یہ جو قومی سیاسی اصل قیادت نے فیصلہ کیا کہ ان دونوں قوانین کے مطابق کارروائی کرنی ہے, تو یعنی راہ کھلتی ہے, بالکل ہو سکتا ہے عمران صاحب؟ جی ہاں بالکل. کیسے, تھوڑا ناظرین کی سہولت کے لیے واضح کیجیے. نہیں, میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ یہ اپنا جورسڈکشن میں فال کرتا ہے آرمی ایکٹ کے. وہ میں نے کہا کہ جی 3 طرح کے لوگ جو ہیں وہ اس میں آتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں جی. تو اب مگر اس کا اپیل کا حق رہے گا سپریم کورٹ میں. سپریم کورٹ بعد میں آئے گا جی. ٹھیک. پہلے تو یہ ہے کہ جی جب ملٹری کورٹ سے اس کو پنشمنٹ ہوتی ہے تو وہاں پہ بھی 2 طرح کی چیزیں آ جائیں گی. کئی پنشمنٹس ایسی ہوں گی جو سبجیکٹ ٹو کنفرمیشن ہوں گی, وہ سی این سی جو ہے اس کو کنفرم کریں گے. اس میں یعنی عمر قید تک کی سزا ہو سکتی ہے, ڈیتھ بھی ہے کئی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے, لیکن یہ ایسے آفینسز میں نہیں ڈیفرنٹ قسم کے آفینسز ہیں. کئیوں میں ڈیتھ ہے, کئیوں میں 14 سال ہے. اب دیکھنا ہوگا نا کس شخص پہ کون سی دفعہ کے تحت کارروائی ہوتی ہے. جی ہاں, کتنا اس کا میرا مطلب ہے گریوٹی جو ہے اس کی کیا ہے. اور پروسیجر کیا ہوگا آپ بتا رہے ہیں کہ پہلے میں نے کہا کہ 2 طرح کی چیزیں آئیں گی جی. کئی جو ہیں ٹرائل وہ اس میں ایسے ہوگا جب پنشمنٹ ہوگی, کنوکشن ہوگی, تو وہ سبجیکٹ ٹو کنفرمیشن ہوگی, یعنی اس کو سی این سی کنفرم کریں گے. چیف آف آرمی سٹاف جو ہیں وہ اس کو کنفرم کریں گے. جی بالکل. تو پھر اس سزا پہ عمل درآمد ہوگا. ٹھیک. اگر وہ کنفرم نہیں کرتے تو اس پہ عمل نہیں ہوگا. کئی جو ہیں ایسے ہیں ڈیسیژنز جو اپیلیبل ہیں, اس میں اپیل ہوگی, اور اپیل میں جو ہے وہ وہی اپنا سزا جو ہے سسپینڈ بھی ہو سکتی ہے, کنفرم بھی ہو سکتی ہے, ماڈیفیکیشن بھی ہو سکتی ہے. نہیں, وہ بھی سی این سی کے پاس ہی ہے. اچھا, اگر وہاں سے ریجیکٹ ہو جائے, یہ ویسے تو یہ فائنل ہے. ٹھیک ہے جی. پھر میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ سپریم کورٹ جو ہے یہ اس کا ایک کامن پرنسپل ہے 2 چیزوں پہ. وہ کہتی ہے کہ جی اگر کوئی ایسا میٹر ہے جس میں اتھارٹی کے پاس جورسڈکشن نہیں ہے, یا اس میں اتھارٹی کی یا کمپلیننٹ کی میلافائڈ انوالو ہے, تو ان دونوں ایشوز پہ سپریم کورٹ جو ہے وہ میٹر کو ٹیک. الٹیمیٹ اتھارٹی تو سپریم کورٹ ہی ہے نا, انٹرپریٹ تو اسی کو کرنا ہے نا. ٹھیک. دیکھیے اس کا ناظرین سادہ الفاظ میں اگر احاطہ کیا جائے, آج دن بھر ہم ان دونوں معاملات کو پڑھتے رہے, تو ترجمے کے طور پر چند ایک لائنیں ہیں کہ یہ جو ترامیم بھی ہوئی تھیں 1952 والے آرمی ایکٹ میں جو 2015 میں ہوئی تھیں, تو اس کے بعد اگر اس کا خلاصہ بیان کیا جائے تو پاکستان کے خلاف جنگ کرنے والے فوج اور قانون نافذ کرنے والے لوگ, اداروں پر حملہ کرنے والے, اغوا برائے تاوان کے مجرم, غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث افراد کو مالی معاونت فراہم کرنے والے, مذہب اور فرقے کے نام پر ہتھیار اٹھانے والے, کسی دہشت گرد تنظیم کے اراکین,
सिविल और फौजी तनसीबात पर हमला करने वाले, धमाका खेज़ मवाद रखने या कहीं ले जाने में मुलव्विस अफराद, दहशत और अदम तहफ़्फ़ुज़ का माहौल पैदा करने वाले। ये बड़ा अहम नुक्ता है, बैरून मुल्क से पाकिस्तान में दहशत गर्दी करने वाले। तो इसमें वो जो दहशत और अदम तहफ़्फ़ुज़ का माहौल है, ये जो क्लॉज़ है ये तो एप्लीकेबल होगी। यानी इसका मतलब ये हुआ जो इसका सेक्शन 59 है और 60 है, उसमें जो सहूलतकार है वो तो वहां मौके पर मौजूद ना भी हो, तो ऐसा सहूलतकार भी हो सकता है जो दूर बैठा हुआ जी, बेटर जो है वो तो कहीं भी हो सकता है। तो अब आप ये देखिए कि ऐसे लोग मौजूद हैं जो यूट्यूब के ज़रिए से, फेसबुक के ज़रिए से, वो कोई लंदन में बैठा हुआ है, किसी दूसरे मुल्क में बैठा हुआ, और मुसलसल लोगों को उकसा रहे हैं। ये आप इब्तदाई में अगर आपको याद हो, यही नुक्ता मैंने अर्ज़ किया था कि ये दूसरी सबसे बड़ी कंसर्न थी। लोगों को उकसा रहे हैं, हदायत दे रहे हैं और गलत मालूमात दे रहे हैं, और फोर्सेस के अंदर के मामलात के ऊपर ऐसी र्यूमर्स कि जो नाकाबिले बयान और प्रोपेगेंडा जिसे हम कह सकते हाँ हैं। जी, और ये सोशल मीडिया वॉरफेयर के जरिए ऐसा प्रोपेगेंडा जिसका हदफ पाक फौज है, और उनको इस पे हमला करो, ऐसे करो, यहाँ जाओ। और मैं हैरान हूँ कि ये किसी यानी मुल्क के अंदर बैठे हुए ये लोग जो हैं, बरतानिया में बैठे हुए, ये कहीं बैठे हुए, क्या इनके ऊपर किसी कानून का इत्तलाक नहीं होता? इसके लिए हमें तो रुजू करना पड़ेगा उनसे भी तो रुजू करना पड़ेगा मुतल्लिका हुकूमतों से, क्योंकि उन ममालिक के जो कवानीन हैं, जो वहाँ पे राइट्स हैं, वो डिफरेंट हैं। हम परसू नहीं, उस तरफ परसू करने का तरीका होगा। ये तो हमारे फसाद बर्पा हो रहा है ना, हमारे जो इदारे हैं या बैनुल अक़वामी जो मिशंस हैं, उनको इस इशू को टेकअप करना पड़ेगा, ताकि वो ले जा करके मुतल्लिका सरकार को जब ब्रीफ करें। बैरून मुल्क बैठे हुए लोग हैं जिनको हालात से आगाही नहीं है, वो झूठी खबरें फैला रहे हैं, वो तो अपनी जगह प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, वो तो अपनी जगह आपका दर्द और सर दुरुस्त है सर, कर रहे हैं, लेकिन आप अपने मज़ामीन लिख के फैला रहे हैं, जो आपके अपने यहाँ हो रहा है मुकामी सतह पर, इन दी वेक ऑफ 9th में हो या उसके पहले सियासी समाजी सूरत हाल हो, जो यहाँ पर सोशल मीडिया के ऊपर हो रहा है, उसके ऊपर जो दस्तयाब कवानीन है, जो हैं तो कमज़ोर, उन पर ही अमल दरामद नहीं होता। हम तो अगर दस्तयाब कवानीन जो है, ट्रैफिक के कवानीन है, वो लागू नहीं कर सकते। मोटरसाइकिल में 4-4 बंदे चढ़े हुए हैं। अच्छा, इमरान मसूद साहब ये और शामी साहब, ये जो बरतानवी नशरियाती इदारा है ना जी, उसने आज कर्नल रिटायर्ड इनाम रहीम साहब से भी गुफ्तगू की, उनका भी इस मामले में बड़ा, वो तो खुद उनके ऊपर भी लगा ना। वो ये कहते हैं, मगर फिर हाई कोर्ट ने उनको रहा कर दिया। वो ये कहते हैं कि आर्मी एक्ट के सेक्शन 21D में 2 ऐसी शिकें मौजूद हैं जिनके तहत सिविलियंस का ट्रायल किया जा सकता है, जिनमें पहली सीक्रेट इन्फॉर्मेशन और दूसरी किसी को फौज का ऑर्डर ना मानना और फौज के खिलाफ उकसाना शामिल है। देखिए, खासकर जब फौज को सिविलियन हुकूमत की मदद के लिए बुलाया जाए, इन हालात में फौज को ये इख्तियारात हासिल है। 2 जुमले और सुने, वो ये चूँकि जैक ब्रांच से भी रहे हैं, वो कहते हैं पहली शिक के मुताबिक अगर कोई सिविलियन दुश्मन को कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पास ऑन करता है और उसके सबूत मौजूद हैं, तो FIR के इंदराज के बाद इसे गिरफ्तार और फौज में इसका ट्रायल किया जा सकता है। और दूसरी शिक के मुताबिक अगर कोई शख्स किसी को फौजी कमांड के खिलाफ बगावत, फसाद बर्पा करने के लिए इश्ताल दिलाने, उकसाने या तरगीब या तहरीक देने का सबब बने, तो इस सूरत में भी फ़ौज इसका ट्रायल 21D के तहत कर सकती है, चाहे ऐसा किसी तकरीर के ज़रिए ही किया गया हो। अगर इससे फ़ौज के ख़िलाफ़ उकसाने का तासुर भी मिले, तो इस सूरत में भी इस शख्स का ट्रायल किया जा सकता है। मैं तो ये समझता हूँ ये बड़ी संजीदा मामला है, इसे हमारी सियासतबाजी की नज़र नहीं होना चाहिए, ना हुकूमत को और ना अपोजिशन को। इसे कोई हवा में यानी इसे कोई मजाक नहीं बनाना चाहिए, आप बस एक सियासी बयानबाजी का मौजू नहीं बनाना चाहिए। बड़ी संजीदगी के साथ ये इतलाक करें और फिर जो लोग हैं उनको पहुंचाएं कैफरे किरदार तक। अच्छा साहब, ये फरमाएं कि ये जो ट्रायल है ये मिलिट्री कोर्ट के जरिए होना लाजिम है या सिविलियन कोर्ट में भी हो सकता है? नहीं, मिलिट्री कोर्ट में ही होगा। इसके लिए लाजिम होगा? हाँ, तो उसके लिए फिर क्या सिविलियन में तो आप वैसे ही जा सकते हैं ना, वो तो है ही है। मेरा मतलब वो PPC के ऑफेंसेस हैं, फिर एंटी टेररिज्म कोर्ट्स हैं, वो तो आप जा ही सकते हैं। अगर आप यहाँ ट्राई करने हैं तो यहाँ कर लें, अगर आप मिलिट्री कोर्ट में जाना चाहते हैं तो वहाँ जाने की पूरी गुंजाइश मौजूद है। बहरहाल अब देखते हैं कि अमली तौर पर क्या होता है। अमली तौर पर तो सर आगे आने वाले दिन है, क्योंकि अभी तक तो मैंने आपको बताया ना कि कोई 84 करीब ऐसे लोग हैं जिनको नादरा के डेटा बेस के ज़रिए आइडेंटिफाई किया गया है। और DIG जो ऑपरेशन लाहौर, उन्होंने भी मीडिया से कुछ बात की थी, कोई मालूमात दी थी, जो दीगर ज़िम्मेदारान हैं वो भी इस बारे में नज़र रखे हुए हैं। और एक बात का यानी
انتہائی یقین کے ساتھ بتا سکتا ہوں معلومات کی بنیاد پر کہ جتنے لوگ یہ 9 مئی کے واقع لاہور والا بالخصوص، باقی تو ہم کراچی یا دیگر جگہوں پہ نہیں گئے خود سے، اس میں جو لوگ ملوث ہیں نا سر، ان کی 1 سے زائد درجنوں زاویوں سے جو CCTV فوٹیجز بنتی ہیں جو کہ لاہور کینٹ میں بدستور موجود ہیں، ان کا فورینزک یا ان کا ایگزامینیشن کر لیا گیا ہے، ان کو آئیڈینٹیفائی کر لیا گیا ہے، چاہے نقاب پہنا ہے نہیں پہنا، لیکن ایسے زاویوں سے وہ لوگ پہچانے گئے کہ ان تک پہنچنا کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ اچھا جی، لیکن اس کے ساتھ ہی بڑی ضروری بات یہ ہے کہ جس پولیٹیکل کنسنسس کی بات ہو رہی ہے، وہی سیاسی اتفاق رائے، وہ اس سے پہلے ایک اس طرف بھی توجہ دی، اس میں میں آپ کی طرف آ رہا ہوں شامی صاحب، لیکن اس سے پہلے عمران صاحب، اس میں اگر لیٹ سے یہ چونکہ اس میں ایک الزام ہے کہ اس میں PTI کے کارکن جو ہیں وہ ملوث ہیں، خان صاحب کہتے ہیں نہیں ہمارے لوگ نہیں ہیں، وہ تو کوئی اور ہی بات کرتے ہیں، تو ایسا اگر ٹرائل ہوتا ہے اور جو متعلقہ پارٹی ہے وہ اسے ماننے سے انکار کرتی ہے یا اس پر تحفظات کا اظہار کرتی ہے تو کیا صورت ہوگی؟ نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی پارٹی کے ماننے یا نہ ماننے سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ تو جو بھی انویسٹیگیشن اپنا کریں گے لوگ وہ دیکھیں گے کہ آیا پارٹی انوالو ہے یا نہیں، آیا انہوں نے کوئی پلان کر کے، میرا مطلب ہے لوگوں کو انسٹیگیٹ کیا ہے یا نہیں کیا۔ چلیے، بہت شکریہ آپ کا عمران مسعود صاحب تشریف لائے۔ دوسرا مسئلہ بڑا سنجیدہ تھا اور شامی صاحب کی بڑی دلچسپی کا حامل وہ موضوع ہے قومی اسمبلی میں توہین پارلیمان بل منظور۔ آج میں نے جسارت کی کہ اس کے لیے جملہ لکھا جو آپ دیکھ بھی پائیں گے کہ توہین پارلیمان بل گویا ایک اور مقدس گائے کا اضافہ۔ ایک بریک کے بعد بات ہوگی۔ ویلکم بیک ناظرین۔ دوسری اہم خبر جس کا میں نے ذکر کیا تھا وہ قومی اسمبلی میں توہین پارلیمنٹ کا بل ہے جو منظور کیا گیا ہے، اور اس میں سر 6 ماہ قید یا 10 لاکھ روپے جرمانہ ہو سکتا ہے۔ یہ رانا محمد قاسم نون ہیں جنہوں نے توہین پارلیمنٹ بل پیش کیا ہے۔ پارلیمنٹ کو کوئی ریکارڈ یا ثبوت دینے سے انکار کرنے، غلط بیانی کرنے یا بیان دینے سے روکنے کے لیے اثر و رسوخ یا طاقت کا استعمال کرنے والے پر بھی توہین پارلیمنٹ عائد ہوگی۔ سر یہ تو متفقہ طور پر منظور کیا گیا ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو ملٹری کورٹ میں مقدمہ چلانے کا معاملہ ہے نا، ہاں جی، ہمارے وکلاء کی ایک بڑی اکثریت اس کی حمایت نہیں کر رہی۔ جی ہاں، میں حامد خان صاحب کو بھی سن رہا تھا، وہ بھی اس کو سپورٹ نہیں کر رہے۔ تو یعنی ان کا خیال یہ ہے کہ کوشش کی جانی چاہیے کہ معاملات جو ہیں اس طرف نہ جائے، یہ انسداد دہشت گردی کی عدالت جو ہے ATC یا یہاں کی خصوصی عدالتیں ان میں طے ہو جائیں، یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ بہرحال اس پہ ابھی بحث جاری رہے گی ہمارے ہاں۔ جتنا اس کو محدود کر دیں گے اتنا اچھا ہوگا، جتنا پھیلائیں گے اتنی پھر معاملات جو ہیں وہ پھیلتے چلے جائیں گے۔ بہرحال یہ جو توہین پارلیمنٹ کا قانون ہے نا، یہ تو ایک نئی مقدس گائے نہیں بن گئی۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، دنیا کے اکثر ممالک میں یہ قانون موجود ہے، اور یہاں پنجاب اسمبلی نے بھی اس کو پاس کیا پرویز الہی صاحب کے دورے اسپیکرشپ میں۔ تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی کسی رکن ایوان یا کمیٹی کا استحقاق مجروح کرنے والا شخص سزا کا مرتکب ہوگا۔ نہیں، وہ تو دیکھیں نا، اس میں یہ ہے کہ کمیٹی فیصلہ کرے گی، پھر اس کے بعد پورا ہاؤس جو ہے وہ اس کو وہی سزا دے سکے گا، پھر اس کے بعد اس کی اپیل بھی کی جا وہ سکے۔ کمیٹی انہوں نے بنائی ہے، اسپیکر نے جو بنانی ہے، مگر اصل بات یہ ہے 24 اراکین جس میں ہوں گے۔ کہ آپ یہ جو جس ماحول میں آیا ہے اس سے تو ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ کوئی عدالت کے مقابلے میں اپنی توہین کا جو بل منظور کر کے لوگوں کو سزا دینا چاہتی، لیکن یہ جو لوگ اس کی حکم عدولی کرتے ہیں، جو اس کے سامنے پیش نہیں ہوتے، ایسے سرکاری افسر، ان کے بارے میں تو یہ کارروائی ہو سکتی ہے، لیکن اگر یہ سمجھا جائے کہ دوسرے اداروں کو آپ زیر کر سکتے ہیں تو ایسا ممکن نہیں ہوگا۔ جو ہمارا دستور ہے ہر ادارے کو پروٹیکٹ کرتا ہے اور اس کے معاملات میں مداخلت جو ہے اس کی اجازت نہیں دیتا، تو اس کی جب عملی طور پر اس کو نافذ ہوگا اور اس پہ معاملات کوئی مقدمہ چلے گا، کسی شخص کے خلاف کارروائی ہوگی، تو پھر اس میں مزید توضیح آتی چلی جائے گی۔ اور یہ بات تو بھولنی نہیں چاہیے کہ پھر جو حتمی تشریح ہے نا کسی بھی قانون کی یا آئین کی، وہ تو اس کا اختیار تو پھر اعلیٰ عدالت کے پاس ہے، اعلیٰ عدالت کے پاس، ہائی کورٹ کے پاس ہے، یا سپریم کورٹ کے پاس۔ آج وزیر اعظم قومی سلامتی کمیٹی سے مخاطب تھے تو وقت ہمارا پروگرام کا اس میں کٹا ہے، ہم نے فواد چوسہ کو ذکر بھی کرنا تھا، اور محمود مولوی ہیں
MNA پاکستان تحریک انصاف کے PTI سے، یہ عامر لیاقت صاحب کی نشست پر منتخب ہوئے تھے اور سینئر نائب صدر بھی ہیں PTI سندھ کے، یہ چھوڑ گئے ہیں چلیے PTI کو، تو ان کی مرضی. اور بقول شخص سے کچھ اندرون خانہ وہاں ہلچل ہے سندھ میں PTI کی. ہاں تو جاتے وہ کیا کہہ رہے تھے، دو جملے سن لیں. ریزائن تو میرا خیال یہ تو پہلے ہی کر چکے ہوں گے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نہیں ابھی رکن قومی اسمبلی تو نہیں ہے نا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. جانے سے پہلے سر وقت کم ہے، ایک جملہ اور، کیا جناب چیف جسٹس کو اپنے ریمارکس میں وضاحت کے انداز میں آج انہوں نے بتایا کہ میں تو سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج ایک وکیل پیش ہوئے، ان کو بھی دیکھ کے مسرت کا اظہار کیا. تو یہ بات تو درست ہے. یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے چیف جسٹس ہیں بڑے خوش اخلاق ہیں، لوگوں سے بڑے ادب کے ساتھ اخلاق کے ساتھ ملتے ہیں. تو یہ ہمارے سیاست دانوں کو بھی یہ بات سیکھ لینی چاہیے، ادب سے اخلاق سے بات کریں. دیکھیں بڑوں سے بات میں آپ کیسے سے کرنی ہے. ادب سے اخلاق سے یہ اجازت چاہ رہا ہوں کہ وقت ختم ہو گیا. مگر چھوٹی بات نہیں کرنی چاہیے بڑے نہیں سر، بڑے لوگوں کو. مجھے اب چھوٹی بات کرنی ہے کہ وقت ختم ہو گیا. ناظرین کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ.